मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री आपका है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रयोग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए क्या होती है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए लिख लेते हैं, आइए नोट करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने पढ़ा क्या, जब कभी भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसे उदाहरण के रूप में समझे तो आपके पास होगा क्या कि जब दो अभिकारक तो अभिकारक, देखिए अभिकारक और एक अभिकारक और मिल जाए अभिकारक, और यह आपसे मिलकर बनाए क्या, एक उत्पाद बना दे, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। क्या आता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब कभी भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, या जब कभी भी हम रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या परमाणुओं के रूप में लिखते हैं वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब हम कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के तत्वों या यौगिकों के रूप में लिखते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आइए देखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या यौगिकों के रूप में व्यक्त किया जाए रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हमने देखा क्या कि जब कभी भी हम रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या यौगिकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी आपने देखा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया था। अब यदि हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो आप देखते हैं हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ आपके पास मिलता है तो बनता है H2O। देखिए यहाँ पर
हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, H2O, जल बना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो यह आपके पास क्या हुआ, यह तत्व है और यह आपके पास क्या बन गए हैं, जल बना हुआ है। ठीक है, तो यह है आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसको डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन, और यह आपके पास है जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यह आपके पास क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या यौगिकों के रूप में व्यक्त किया जाए रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। जब कभी भी हम रासायनिक समीकरण को ऐसे रूप में व्यक्त करें कि वहां पर आपके पास 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से बनने वाला जो उत्पाद हो उसके परमाणु द्रव्यमान समान हो, अभिकारकों का परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के समान हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब कभी भी आपके पास 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से बनने वाला उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, और उसके बाद जब कभी भी 2 अभिकारकों के परमाणु द्रव्यमान का योग उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के योग के समान न हो, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जो समीकरण है वह आपके पास होता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा बहुत ही एक ही लाइन में देखिए, जब कभी भी अभिकारक, जब अभिकारक के परमाणु द्रव्यमान, अभिकारक के परमाणु द्रव्यमान प्लस अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान, 2 अभिकारक है, अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान या अभिकारक के परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर, उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब कभी भी आपके पास उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान अभिकारकों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर न हो, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब कभी भी अभिकारकों का परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर न हो, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक के परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान, उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर न हो, उसे असंतुलित क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या जाना, कि आपके पास होता क्या है कि अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिकारक, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिकारकों के या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अगर अभी तक इसको किसी ने नोट नहीं किया तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके हम एक बार हट जाते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मुख्यतः 5 होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया
के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला आपके पास होता है संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? संयोजन। देखिए नाम से ही आपके पास जैसे हो रहा है कि संयोजन, संयोज मीन्स होता है मिलना, और संयोजन अभिक्रिया का मतलब होगा मिलना। तो अर्थात जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए, एक नया उत्पाद बनाए उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने देखा क्या, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां से इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन या जल की उपस्थिति में करते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि CaOH ट्वाइस। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, तो वहां पर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह आपके पास हो गया क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अगर हम मिलाएं तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। प्लस यहाँ पर उत्पन्न होता है ऊष्मा। क्या उत्पन्न हो जाती है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कभी भी अगर हम चूने में क्या करें, जल को मिलाते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वही है, यह आपके पास बिना बुझा हुआ चूना, और यह क्या बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए संयोजन अभिक्रिया, आपके पास संयोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए अभी हमने पढ़ा कि जब संयोजन अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए और वहां ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, ऊष्मा क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए और वहां ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए और उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है।
तो है नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास दूसरा आता है क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है, वियोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का फर्स्ट पार्ट हमने देखा संयोजन, और संयोजन में आपके पास होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कभी भी कोई एकल उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाए, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कभी भी कोई एकल उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाए, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या इसको हम कह सकते हैं, जब कभी भी कोई भी एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे इसकी परिभाषा है, जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक एकल उत्पाद, दो या दो से अधिक, जब कोई एकल अभिकारक लिखेंगे, जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां से हमने देखा क्या कि जब कभी भी जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया का जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं, जैसे आपके पास वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो यह दो खंडों में टूटता है, CaO और CaCO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो एकल अभिकारक है और दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया। जैसे इसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। इसको देखिए कब टूटेगा, जब हम ऊष्मा को करेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या हो कि नया उत्पाद बनाए, या जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटे और ऊष्मा का अवशोषण हो जाए, ऊष्मा का क्या हो जाए, अवशोषण हो जाए, वहां पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जब कोई अभिकारक या जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक में टूटने पर ऊष्मा को अवशोषित कर ले, क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने देखा क्या कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक में टूटने पर ऊष्मा को क्या किया, देखिए अवशोषित कर लिया। यहाँ पर देखिए ऊष्मा थी, जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास था तो ऊष्मा थी, लेकिन ऊष्मा को क्या किया, यह अवशोषित कर लिया। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो
इसको भी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजन, वियोजन, फिर विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे आपके जो सहपाठी हैं सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाए। आइए देखते हैं इसके आगे। आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ आए और वहां पर कम अभिक्रिया, जैसे कोई भी ऐसी अभिक्रिया जो कम क्रियाशील अभिक्रिया दूसरी अधिक क्रियाशील अभिक्रिया के साथ जुड़ जाती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी दो अभिक्रिया एक साथ हो और कम अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं वह अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील वाले तत्व या यौगिक, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व या यौगिक अधिक अभिक्रियाशील तत्व या यौगिक से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे कि आपके पास फेरस है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। जब यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो यह क्या होता है कि यह कम अभिक्रियाशील थी और जैसे ही इसने अधिक अभिक्रियाशील धातु को देखा और तुरंत सल्फेट क्या होता है, यहाँ पर वह फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अकेला छोड़ देता है। तो यह आपने देखा क्या कि जब कभी भी कम अभिक्रियाशील वाले धातुएं या यौगिक जो क्या होते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु के साथ मिल जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए फोर्थ आपके पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए होता क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में। जैसे आपके पास है Na2SO4 प्लस BaCl2 तो यहाँ पर आपके पास देखिए, आपने देखा क्या, Na2SO4 है, BaCl2 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, और यदि हम इसको एक साथ करते हैं, इसको संयोजन करते हैं, मिलाते हैं,
तो यहाँ पर क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा और सल्फेट कहाँ चला जाएगा, बेरियम के साथ चला जाएगा। यहाँ पर होगा क्या कि 2NaCl हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा क्या, BaSO4। आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान। देखिए क्लोरीन आपके पास 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, तो हमने परमाणु द्रव्यमान को कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। यह आपकी कौन सी अभिक्रिया थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास उपचयन व अपचयन। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया देखिए होती क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और उसी का जस्ट अपोजिट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि व ऑक्सीजन का ह्रास हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी व हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की देखिए ये ऐसे बना हुआ है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से हमें इसको भी एक एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, यहाँ पर यह बसता है कॉपर और यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल। तो यहाँ से देखिए कॉपर ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, कमी। ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, कमी। तो यह हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन की हो रही है वृद्धि, तो यह क्या हो जाएगा, उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि वह हो गया कौन सी अभिक्रिया, उपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी वह हो गया अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, सभी अभिकारियों के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी इस वीडियो से जुड़ सके। आइए इसके बाद लास्ट में दैनिक जीवन में रासायनिक अभिकारकों के प्रयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिकारकों के प्रयोग। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रयोग। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो दैनिक जीवन में प्रयोग है, फर्स्ट आपके पास आता है संक्षारण। संक्षारण क्या है कि जब कभी भी कोई भी लोहे की वस्तु या जब कभी भी कोई भी धातु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसमें भूरे रंग की एक परत जम जाती है या उसमें एक परत जम जाती है जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो जब कभी भी कोई भी धातु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसमें एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे हम संक्षारण कहते हैं। जब कभी भी आपके पास कांसा होता है वो उसमें हरे रंग की और तांबा होता है तो उसमें
दूसरे रंग की परत जम जाती है। तो आइए देखते हैं, जब कोई धातु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है, अम्ल के संपर्क में आती है, तो उसमें वस्तु संक्षारित हो जाती है। ऐसे लिख लेते हैं, तो वस्तु संक्षारित हो जाती है, वस्तु संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये जिसे सामान्य भाषा में हम इसे जंग भी कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाने के उपाय, देखिए संक्षारण से जो बचाने के उपाय है, संक्षारण से बचाने के उपाय, संक्षारण से बचाने के उपाय आपके पास निम्न है कि किसी भी वस्तु को हम करते क्या है कि संक्षारण से बचाने के उपाय, समय समय पर उसे तेल या ग्रीस लगाकर वस्तु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, वस्तु को पेंट करके। तीसरा, वस्तु में यसद लेपन करके। और आपके पास लास्ट होता है क्रोमियम की परत चढ़ाकर। तो संक्षारण से बचाने के आपके पास 4 उपाय हैं। तेल या ग्रीस लगाकर वस्तु को बचाया जा सकता है। दूसरा, पेंट करके। थर्ड आपके पास है यसद लेपन द्वारा, यसद लेपन द्वारा। फोर्थ आपके पास होता है क्रोमियम की परत चढ़ाकर, क्रोमियम की परत चढ़ाकर। तो इससे हम क्या करते हैं? इन 4 उपायों का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। आइए इसके बाद लास्ट आपके पास दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है? देखिए, विकृत गंधिता क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। विकृत गंधिता, देखिए विकृत गंधिता होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी तेलीय वस्तु, जब कभी भी कोई भी तेलीय वस्तु वसा के संपर्क में आती है तो उसके रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे देखिए होता क्या है कि आप यदि घर में चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं तो वह क्या होते हैं कि जब ये चिप्स बनाए गए तो 1 या 2 घंटे के बाद वह चिप्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। लेकिन जब कंपनी के द्वारा कोई कुरकुरे वगैरह कंपनी है या कुरकुरे जब आपके पास आता है या चिप्स जो आते हैं वह कई दिनों तक, तुरंत तो ऐसा है नहीं कि आपके पास पैकेट बना तुरंत आपके पास पहुंचा, तो वहां पर वह आपके पास पहुंचने पर भी वह खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से बचाने के उपाय आपके पास 2 हैं। एक, आप नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके, और दूसरा होता है प्रशीतक द्वारा या शीतलन द्वारा। आइए देखते हैं विकृत गंधिता। जब कोई तेलीय वस्तु आर्द्रता या नमी, आर्द्रता के संपर्क में रखने पर उसके स्वाद, रंग, रूप में परिवर्तन आ जाए, स्वाद, रंग, गंध में परिवर्तन आ जाए,
में परिवर्तन आ जाए विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत या विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। तो विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता से बचाने के उपाय क्या है? विकृत गंधिता से बचाने के उपाय, विकृत गंधिता से बचाने के उपाय क्या है? पहला, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। दूसरा, शीतलन द्वारा। देखिए, जब कभी भी शाम को सब्जी बनाई जाती है और उसको सुबह तक रखना हो तो हम कहाँ रखते हैं? उसको फ्रिज में रखते हैं। तो वही है शीतलन द्वारा, शीतलन का प्रयोग करते हैं हम। तो यह क्या हो गया आपके पास? दो प्रयोग विकृत गंधिता है। वही क्या है? विकृत गंधिता। यदि यह आपके पास पूरा वीडियो आपका है, यह चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आपके इस वीडियो को, आपकी इस क्लास की वीडियो को सभी लोग देख सके और वीडियो का फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच।